Hello, welcome student. Today we will understand the chapter The Age of Industrialization from 10th class in history book. Today I will explain next point. Where did workers come from? यानी कि इंडस्ट्रीज सेट हो गई थी तो वर्कर्स से उनके पास कहाँ से आते थे उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे. देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन मुंबई इन 1854. इट इज कॉटन टेक्सटाइल में. इसकी स्टडी हमने कई बार कर ली बेटा. ये कॉटन टेक्सटाइल में है. तो यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स कहां से आते थे? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. वर्कर्स came from in this areas in this district for the working of a industry. It means मुंबई में जो वर्कर्स आते थे वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे जो महाराष्ट्र के वहां पे एरिया है. और ये रेन शेडो एरिया है. इट मीन्स यहाँ पे ड्रॉट्स काफी टाइम पे ड्रॉट रहता है, बारिश की रिएक्शन से रहती है. तो यहाँ इन लोगों के पास दूसरा काम नहीं होता है लगभग टाइम पे. तो ये लोग मुंबई के में माइग्रेट करके चले जाते थे जिस टाइम वहां पे इंडस्ट्री लगी थी. फिर हमने पढ़ा था कानपुर में. कानपुर इज लोकेटेड इन यूपी स्टेट. तो ये यूपी जो है ये अनसेंट टाइम के यूनाइटेड प्रोविंसेस स्टेट हुआ करते थे. आज जो यूपी है उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोल सकते हैं. तो उस एरिया से कानपुर में जो एल्गिन मिल लगे थे उसमें काम करने के लिए उसके सराउंडिंग के आसपास के लोग वहां पे आते थे. इट्स ओके. एंड जूट मिल वाज सेट अप इन कोलकाता. कोलकाता में जो जूट मिल सेट हुई थी उसमें काम करने के लिए उस वेस्ट बंगाल में उस कोलकाता के आसपास के जो लोग थे वो उनके पास से काम करने के लिए आए थे. इट्स ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, यहाँ पे ये जो वर्कर्स आते थे इनमें कितने लोगों को वहां जॉब मिलती थी, यानी कि कितने लोग इसमें एंगेज थे इंडस्ट्रीज में. एंगेज 1901 तक 5,84,000 वर्कर्स वर एंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज. ओके. 1946 24,46,000 वर्कर्स वर एंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज. इट मीन्स जॉब प्रोवाइड करने वाला सेक्टर था और डे बाय डे लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा था, यहाँ पे जॉब मिल रहे थे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा इक्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे. अभी तो हमने वर्कर्स के बारे में स्टडी की है कि कितने वर्कर्स इसमें काम करते थे और कहां से आते थे. एंड नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास इसमें आता है इंडस्ट्रीज की ग्रोथ. हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी कि हमारी इंडस्ट्रीज सेट हो गई थी बट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी ऑब्जर्व आवर इंडस्ट्रीज. they dominated European managing agency dominated in Indian industries. Like आप लोगों ने पढ़ा था एंड्रयू, बर्ड सीगल्स एंड कंपनी और जार्डिन सेलर्स. ओके. इन 3 मैनेजिंग एजेंसी का नाम आपने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी. वो एजेंसी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी क्या करती थी, हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज पे डोमिनेट करते थे, यानी कि उनके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन करते थे, उस पर कमांड करते थे. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ने हमारे इंडियंस को ओपियम के लिए, इंडिको के लिए, टी के प्लांट्स लगाने के लिए फोर्स किया था। तो वो काफी वहां से प्रोडक्टिविटी लेने के बाद दे परचेज एट लो रेट एंड दे सोल्ड इट इन एट द हाई रेट इन इंटरनेशनल मार्केट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती थी बहुत लो रेट में परचेज करके इंटरनेशनल मार्केट में उसको सप्लाई करने के लिए चले जाते थे। तो इस प्रकार से उनको डबल प्रॉफिट होता था। अब हमारे पास जब इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज लग गई थी तो उसको कंपैरिजन करना होता था उसका मैनचेस्टर के प्रोडक्ट से। तो उसका जो कंपटीशन था वो टफ कंपटीशन था। इंडियंस वीवर्स had new problems for the competitions of a Manchester product. They was not able to defeat of a British cloth. अब वहां पे उनका कंपटीशन ज्यादा हावी हो गया तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इट मीन्स हमारी प्रोडक्टिविटी होने के बाद में भी उसको कस्टमर परचेज नहीं करते थे, क्योंकि हमने पहले स्टडी की थी कि हमारे इंडिया में चाहे इंडस्ट्रीज लग गई थी बट वीवर्स हैंडमेड क्लॉथ्स को तैयार करते थे। उस हैंडमेड से जो छोटे छोटे उनके पास वर्कशॉप होते थे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी वहां से वो तैयार करके लेके जाते थे। इसलिए हैंडमेड जो क्लॉथ होता था उसमें टाइम और लेबर ज्यादा कंज्यूम होते थे, इसलिए उसका हाई रेट होता था। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आगे क्या होता है वो देखिए कैसे ग्रोथ हुई। ये तो सारी हमारे पास प्रॉब्लम हुई। अब ग्रोथ यहां से स्टार्ट होती है। ग्रोथ स्टार्ट होती है बेटा स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905। कब हुआ? 1905 में। उस टाइम पे हमारे पास बंगाल का पार्टीशन क्या था? किसने? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का पार्टीशन किया था, उस बंगाल के पार्टीशन के बाद हमारे इंडियंस लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद इंडियंस पब्लिक अपोज द ब्रिटिश क्लॉथ। दे स्टार्टेड बायकॉट ऑफ ए ब्रिटिश क्लॉथ या फॉरेन क्लॉथ्स। उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी कि हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी होती थी उसी को परचेज करने के लिए लोगों को अवेयर किया, फोर्स किया। और जो ब्रिटिश क्लॉथ्स होता था, फॉरेन कंट्री का बना हुआ जो प्रोडक्ट होता था उसका बायकॉट किया। और उसी टाइम पे एक थोड़े समय के बाद 1912 तक आते आते हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती थी वो डबल में हो गई। डबल प्रोडक्ट ऑफ ए इंडियन क्लॉथ्स टिल 1912। उसके जस्ट बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियंस क्लॉथ्स, इंडियंस प्रोडक्ट वर डिमांडेड बाय द यूरोपियन पब्लिक, यूरोपियन सोल्जर्स। अब क्योंकि वो सारी जो पब्लिक थी वो वार में इन्वॉल्व थी, उस टाइम पे हमारे पास जो प्रोडक्ट की डिमांड होती थी, जूट बैग्स, टैंक, आर्मी यूनिफॉर्म, लेदर बूट एक्सेट्रा, इनकी काफी डिमांड होती थी और हमारी इंडिया से तैयार होकर के जाने लगा। इस टाइम पे हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो ग्रोथ कर पाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, यानी कि इंडस्ट्री तो पहले भी थी बट वो जो इंडस्ट्रीज हमारे पास 1854 की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले हमारे पास वीवर्स होते थे जो अपने रेजिडेंस प्लेस पे ही प्रोडक्टिविटी लेते थे।
अब धीरे धीरे उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? फ्लाइस्टर। फ्लाइस्टर इज द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। Weavers used this instrument for the weave their clothes. With the help of this instrument, they were able to get a large piece of a cloth. यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसको फ्लाइस्टर बोला जाता है, उससे उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही साइड में उस क्लॉथ का जो पीस था वो बड़ा बन जाता था। किसकी हेल्प से? फ्लाइस्टर की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है टू टाइप्स क्लॉथ्स। देखिए, हमने पहले स्टडी किया था कि इंडिया के अंदर बेस्ट क्वालिटी का कॉटन तैयार होता है, इट मीन्स रॉ मटेरियल तैयार होता है, और बट हमारे पास जो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल होता है उससे यार्न तैयार होता है, उसको हमें सप्लाई कर देते हैं, बट हमारी जो प्रोडक्ट होता है वो इतना बेस्ट क्वालिटी का उसमें यार्न यूज नहीं होता है, तो हमारे पास डबल उसमें हरासमेंट होती है। उस टाइम पे हमारे इंडियंस तो लोग थे वो कुछ तो ऐसे थे जो हाई सोसाइटी के लिए फाइनर वैरायटी के क्लॉथ तैयार करते हैं। दो टाइप्स के क्लॉथ, फाइनर वैरायटी और कॉस्ट क्लॉथ। ये लोअर कास्ट के लिए, लोअर जो कम्युनिटी होता था उसके लिए यूज होता था, ये लोग यही कपड़े पहनते थे, और जो हाई सोसाइटी के होते थे फाइनर वैराइटीज, उनके लिए बेस्ट क्वालिटी का क्लॉथ होता था। ओके, अब ये लोग यहाँ पे क्लॉथ तैयार करते थे, लेकिन हमारे पास काफी टाइम पे नेचुरल डिजास्टर होने से लोगों के पास परचेजिंग पावर भी नहीं होती थी कि वो इन कपड़ों को परचेज कर पाए, ऐसे उनके हालात क्रिटिकल होते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, मार्केट फॉर गुड्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी imposed new policy for the selling of a cloth, selling of a product in a Indian market। अब उन्होंने क्या पॉलिसी इंपोज की? उन्होंने पॉलिसी इंपोज करने के लिए लेबल लगाए। लेबल के ऊपर वो इंडिकेट करते थे मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। तो मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, उसके ऊपर लेबल लगने के बाद कस्टमर को, क्लाइंट को उसमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है और वो परचेज कर लेता है। लेबल लगाए, साथ में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए नया वे भी निकाल दिया। आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी, मोबाइल आदि आदि हर जगह एडवर्टाइजमेंट होती है, और एडवर्टाइजमेंट बार बार जब उसकी आती है तो वो चीज, वो प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाता है और सभी की जानकारी उसके बारे में होने के बाद जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे पास वो प्रोडक्ट माइंड में हमेशा फीड किया हुआ होता है और हम उसकी चर्चा जरूर भी करते हैं। ओके, अब ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कैलेंडर्स, मैगजीन या डेली जो उनके पास, जैसा भी उनके पास सप्लाई होने के लिए पब्लिक प्लेस पे जिस भी ढंग से वो सप्लाई होता था वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को पहुंचा देते थे। लोग उस टाइम पे जो मॉर्निंग वॉक पे जाते या जहाँ टी स्टॉल होते थे वहां पे ब्रेकफास्ट के टाइम जहां भी जिस भी प्लेस पे बैठते वहां पे एडवर्टाइजमेंट काफी उनके पास से पहुंच जाते। एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने जब इंटरनेशनल मार्केट का जो, यानी कि यूरोपियन क्लॉथ जब इंडियन मार्केट में जब सप्लाई होता तो उसके ऊपर इमेज बनाते हैं हमारे इंडियन गॉड एंड गॉडेस की, और वो इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे जो गॉड हैं वो भी ये मानते हैं कि ये आप लोगों को यूटिलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर लेबल लगने के जस्ट बाद हम वो कपड़ा, वो प्रोडक्ट हम अपने से लिंक मानते हैं कि ये हमारा अपना है। इट्स ओके। इस प्रकार से उन्होंने इंडियन मार्केट को अपना माल सप्लाई करने के लिए काफी नए नए फॉर्मेलिटीज या नई नई पॉलिसी इंपोज की, बट they was not able to get a recapture इंडियन मार्केट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रॉब्लम क्या थी
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट के रूप में हमारी इंडियन मार्केट को वो यूज कर रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वो कैप्चर नहीं कर पाए। पैसे उनकी वो पहले जैसे उनकी सिचुएशन थी, पोजीशन थी, वो दोबारा से रिकैप्चर नहीं कर पाए। ये उनके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उनके लिए हरासमेंट और हमारे लिए बेनिफिशियल था। इट्स ओके।